रामनगर राज्य के एक छोटे से गांव में बिरजू नाम का एक किसान अपनी पत्नी के साथ रहता था। वह एक गरीब किसान था। एक दिन जब वह काम पर जाने लगा तो उसने अपनी पत्नी से कहा, श्रीमती, मैं खेतों में काम पर जा रहा हूँ, अपना ध्यान रखना। सुनो जी, ऐसा कब तक चलेगा? आप रोज ही सुबह सुबह चले जाते हो, लेकिन शाम को खाली हाथ लौट आते हो। आज तो घर में खाने के लिए न राशन है, न पीने के लिए पानी। श्रीमती, तुम्हें क्या लगता है कि मैं मेहनत नहीं करता? मैं तो रोज बहुत मेहनत करता हूँ, लेकिन हमारी फूटी किस्मत, हम न अच्छा खा पा रहे हैं न पहन पा रहे हैं। मेहनत तो करते हो, लेकिन हमारा नसीब ही खराब है। वो हमारे पड़ोस वालों को देख लो, कितने धनवान हैं। हाँ श्रीमती, अब तुम ही देख लो। कुछ महीने पहले मैंने थोड़े से पैसे जोड़े थे, सोचा था कि घर ठीक करवा लेंगे, लेकिन उसी वक्त तुम बीमार पड़ गईं और जो कुछ भी जोड़ा था सब उसी में लग गया। हाँ बिरजू, हमारे पड़ोस में सब अच्छा अच्छा खाना खाते हैं, लेकिन हमें तो एक दिन ढंग का खाना नसीब नहीं हुआ। सोना, बस कुछ दिन और सब्र कर जाओ। उसके बाद जो तुम्हारा दिल करेगा वही बनेगा और तुम वही खा लेना। अच्छा, अब मैं खेतों की तरफ जा रहा हूँ काम करने के लिए, तुम दरवाजा बंद कर लेना। बिरजू तभी अपने खेतों पर आ जाता है। थकान के मारे बिरजू का बुरा हाल था, ऊपर से भूख भी उसे सताने लगी थी। वह एक पेड़ की छांव में बैठ जाता है। तभी उसके साथ वाले खेत में काम करने वाला मीठा वहां आ जाता है और बिरजू से कहता है, क्या बात है बिरजू, आज तुम बहुत उदास नजर आ रहे हो। क्या बताऊं मीठे भाई, मैं मेहनत तो बहुत करता हूँ, लेकिन मेरी किस्मत मेरा साथ ही नहीं देती। मैं और कर भी क्या सकता हूँ। बिरजू, तेरी हालत देखकर अब मुझे भी तरस आ रहा है, मगर मैं कर भी क्या सकता हूँ मेरे दोस्त। अब तो गांव वाले भी तेरे बारे में बहुत उल्टी सीधी बातें बना रहे हैं। आज मुखिया भी कह रहा था कि बिरजू बड़ा मनहूस है, इसे गांव से निकाल देते हैं। बिरजू उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता। तभी मीठा वहां से चला जाता है। तभी बिरजू परेशान हाल में अपने आप से बातें करते हुए कहता है, हे भगवान, मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं सोचा, न ही कभी किसी का दिल दुखाया, फिर मेरे ऊपर इतने कठिन हालात क्यों आ गए? मैं क्या करूं, कहां जाऊं? मेरे पास तो 2 वक्त की रोटी के भी पैसे नहीं हैं। मेरी उम्मीदों के चिराग क्यों बुझ गए? इस गरीबी ने तो मुझे अंदर से तोड़कर रख दिया है। मैं क्या करूं, कहां जाऊं? इतना कहकर बिरजू उदास मन से घर की ओर चल देता है। रास्ते में एक जगह वह रुक जाता है और कहता है, सोना, आज भी तुम घर पर मेरा इंतजार कर रही होगी, और एक मैं हूं जो खाली हाथ लौट रहा हूं। मगर मैं क्या करूं, हालात ही ऐसे हैं। अपनी पत्नी का सामना मैं कैसे करूंगा? आज तो मेरे पास कोई जवाब ही नहीं है। वह यह सब बातें सोचते सोचते अपने घर की ओर चला जाता है। कुछ देर बाद जब वह घर पहुंचता है तो उसकी पत्नी उसे खाली हाथ देखकर बोलती है, बिरजू, क्या बात है? आज तुम खाली हाथ क्यों लौट आए हो और इतने उदास क्यों हो? बिरजू अपनी पत्नी की इस बात का कोई जवाब नहीं देता। अपने पति को चुपचाप इस तरह देखकर उसकी पत्नी कहती है, अरे बिरजू, क्या हुआ है? तुम बोलते क्यों नहीं हो? क्या आज कुछ हुआ है? बिरजू पहले तो उदास होकर मुंह बनाए खड़ा रहा और फिर बोला, सोना, क्या बताऊं, अब तो पूरा गांव ही मेरी इस फूटी किस्मत का मजाक बना रहा है। कोई मुझे मनहूस कहता है तो कोई कामचोर। आज तो खेतों में भी भूख के मारे मैं काम नहीं कर पाया। सोचा था थोड़ा बहुत कमा करके शाम को तुम्हारे लिए अच्छा खाना घर ले आऊंगा, लेकिन किसी ने आज मुझे काम ही नहीं दिया। तुम चिंता मत करो बिरजू, अगर ईश्वर ने चाहा तो सब कुछ अच्छा होगा। अगले दिन सोना बिरजू से कहती है, बिरजू, घर में राशन खत्म हो गया है। जो कुछ खाने को था वह भी खत्म हो गया। तुम गांव के सामने वाली दुकान से कुछ सामान उधार ले आओ। सोना, मैं उधार लेने कैसे जाऊं? गांव वाले तो मुझे देखना तक पसंद नहीं करते, और सेठ के यहाँ पहले से ही
हमारा उद्धार बाकी है, इसलिए अब मैं नहीं जाऊंगा। अब तो मुझे बाहर जाते हुए भी शर्म आती है। पता नहीं भगवान हमारी हालत कब सुधारेगा। अगर यही हाल चलता रहा तो हमें यह गांव छोड़ना पड़ेगा। अब मुझ में इतनी हिम्मत नहीं बची कि मैं किसी का सामना कर सकूं या किसी से कुछ उधार ले सकूं। लेकिन बिरजू, तुम कर भी क्या सकते हो? तुम जो थोड़ा बहुत कमाते हो वो भी घर में ही लग जाता है, और अब तो हमारे पास कुछ भी नहीं है। तुम ठीक कह रही हो सोना। पता नहीं भगवान हमें हमारे कौन से कर्मों की सजा दे रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक दिन भगवान हमारे दिन भी जरूर बदलेंगे। बिरजू, यह बात तो मैं पिछले कई सालों से सुनती आ रही हूँ। पता नहीं कौन सी ऐसी घड़ी होगी जब हमारे दिन भी बदलेंगे और हम भी चैन से सुकून की सांस ले पाएंगे। बिरजू उदास मन से यह सब बातें सुन रहा था। तभी सोना कहती है, आज घर में लकड़ियाँ भी नहीं हैं। बिरजू, तुम जंगल जाओ और वहाँ से लकड़ियाँ ले आओ। बिरजू चलते चलते गांव से गुजरते हुए जंगल की ओर जा ही रहा था। तभी उसे रास्ते में उसका मित्र मीठा मिल जाता है, जो उससे कहता है, बिरजू भाई, किस सोच में पड़े हो और कहाँ जा रहे हो? बिरजू बहुत ही उदास मन से खड़ा था। उसने अपने दोस्त मीठे की किसी बात का जवाब नहीं दिया। वह किसी से कोई बात नहीं कर रहा था। बिरजू को इस तरह चुपचाप देखकर मीठा कहता है, बिरजू, क्या तुम मुझसे भी नाराज हो? मैंने तो तुम्हें कुछ कहा भी नहीं है भाई। बिरजू अब भी ऐसे खड़ा था मानो वह पत्थर हो गया हो। वह अपने मित्र की किसी बात का जवाब नहीं दे रहा था। अगले ही पल वह चुपचाप जंगल की ओर चल पड़ता है। बिरजू की यह हरकत देखकर मीठा कहता है, बड़ा ही अजीब आदमी है। मैं बोलता ही जा रहा हूं, पर इसे पता नहीं किस बात का गुरूर है कि जवाब ही नहीं दे रहा। अच्छा, मैं पता लगाऊंगा कि आखिर क्या बात है जो बिरजू कई दिनों से ऐसा कर रहा है। दूसरी तरफ बिरजू जंगल में पहुंचकर थक हार कर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। अपने मित्र मीठे की बातें सोचकर वह अपने आप से कहता है, हे भगवान, पता नहीं अब तू मेरी और कितनी परीक्षा लेगा। मैं तो किसी के सामने रो भी नहीं सकता, क्योंकि सब लोग एक गरीब इंसान का मजाक उड़ाते हैं। बिरजू लकड़ियां काटने के लिए उठता है। जैसे ही वह घने जंगल में जाता है, उसे एक बूढ़ा व्यक्ति घायल अवस्था में दिखाई देता है। बिरजू तुरंत उस बाबा के पास पहुंचता है। बाबा, आप इतने ज्यादा घायल कैसे हो गए? बेटा, मैं बहुत जरूरी काम से दूसरे गांव जा रहा था। अचानक से मैं गिर गया और बुरी तरह घायल हो गया। बिरजू जल्दी से कपड़े का टुकड़ा बांध देता है जहां से बाबा का खून निकल रहा था। बेटा, मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है। अगर मुझे कुछ खाने को न मिला तो मैं कमजोरी से मर जाऊंगा। बाबा, आप चिंता मत करें। मैं इस जंगल से जहां से भी मुझे कुछ खाने को मिलेगा वो मैं ले आऊंगा। बिरजू तुरंत खाने की तलाश में निकल जाता है। वह जंगल में इधर उधर बहुत ढूंढता है, लेकिन उसे खाने को कुछ भी नहीं मिलता। बिरजू बहुत घबरा जाता है और इधर उधर देखने लगता है, मगर कहीं भी भोजन नहीं मिलता। थक हार कर वह उसी बाबा के पास वापस आ जाता है और कहने लगता है, बाबा, मैंने बहुत ढूंढा, लेकिन मुझे खाने को कुछ भी नहीं मिला। क्या आप बता सकते हैं कहां से मुझे कुछ खाने को मिलेगा? बेटा, यहाँ से 3 मील दूर एक बूढ़ी औरत की झोपड़ी है जो दूर से नजर नहीं आती। तुम वहां जाओ, तुम्हें वहां से खाने को कुछ मिल जाएगा। इतनी बात सुनकर थका हारा बिरजू अपनी मंजिल की ओर चल देता है। काफी देर चलने के बाद उसे जंगल में एक झोपड़ी दिखाई देती है। उसे देखकर बिरजू खुश हो जाता है और कहता है, मुझे यह झोपड़ी तो मिल गई है। अब हो सकता है कि यहाँ से कुछ खाने को मिल जाए ताकि मैं उस बाबा की जान बचा सकूं। इतना कहकर बिरजू जैसे ही झोपड़ी के अंदर जाता है, उसे बहुत से भोजन दिखाई देते हैं। जैसे ही बिरजू भोजन उठाने लगता है, तभी उसे एक रहस्यमयी आवाज सुनाई देती है। अरे मनुष्य, तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ से खाना लेने की?
ये सारा भोजन मेरा है, इसे कोई नहीं खा सकता। अगर तुझे यहाँ से खाना लेना है तो पहले मेरे सवालों के जवाब देने होंगे, नहीं तो तू यहाँ से खाली हाथ लौट जाएगा, और अगर जवाब न दे पाया तो तुझे मार दिया जाएगा। बिरजू यह रहस्यमयी आवाज सुनकर डर जाता है और उसकी हिम्मत भी नहीं होती कि वह कुछ उठा सके। वह सोचने लगता है, मैं यहाँ से खाना लिए बिना नहीं जा सकता। मैंने उस बाबा से वचन लिया है। अगर मैंने यह वचन तोड़ा, नहीं, मैं अपना वचन तोड़ नहीं सकता। मुझे चाहे कुछ भी करना पड़े, लेकिन यहाँ से खाना पानी लेकर जाना ही पड़ेगा। इतना सोचकर बिरजू कहता है, ठीक है, मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ। तुमने जो पूछना है पूछ लो। वो क्या चीज है जो बिना हाथ और पैरों के चलती जाती है, न वो रुकती है न थकती है? वो राह तो बनाती है मगर राह की मोहताज नहीं होती। बताओ वो क्या है? यह सवाल सुनकर बिरजू कुछ सोचने लगता है। ना थके, ना रुके, ना चले, भला कौन सी ऐसी चीज हो सकती है जो राह बनाती तो है मगर खुद कभी रुकती भी नहीं? काफी देर तक सोचने के बाद बिरजू कहता है, तुम्हारे सवाल का जवाब है जल। जल ही वह चीज है जो बिना पैरों के चलती है और किसी की मोहताज नहीं होती, और जल ही अपनी राह खुद बना लेता है। बिरजू का सही जवाब सुनकर एक बार फिर से आवाज आती है, तुम पहले इंसान हो जिसने मुझे पहली बार सही जवाब दिया है। अब तुम जो चाहो यहाँ से ले जा सकते हो, लेकिन याद रखना, लालच मत करना। लालच इंसान को अंधा कर देती है। बिरजू ने उतना ही खाना लिया जितना उसे उस बाबा के लिए चाहिए था। फिर वह खाना और पानी लेकर सीधे बाबा के पास पहुंच जाता है। बाबा, देखिए, मैं आपके लिए खाना और पानी दोनों ले आया हूँ। आप जल्दी से उठकर इसे खा लीजिए। बिरजू उस बाबा को एक पेड़ के नीचे बिठाकर खाना खिला देता है। भोजन करने के बाद वह बाबा एक साधु की तरह लगने लगता है और बिरजू से पूछने लगता है, बेटा, मैंने तो अपनी जिंदा बचने की उम्मीद ही छोड़ दी थी, क्योंकि मैं जानता था कि उस झोपड़ी में एक चुड़ैल का आगमन होता है जो किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ती। जो भी मनुष्य वहां जाता है वह उसे मार डालती है। हर बार मैंने देखा है कि कोई भी मनुष्य उस चुड़ैल से डरकर भाग जाता है, लेकिन तुम पहले इंसान हो जो मेरे लिए भोजन और पानी लेकर आए हो। तुमने अपने वचन को निभाया है और सच्चे निकले हो। इतना कहकर बाबा एक मटका उसे देते हैं और कहते हैं, बेटा, तुमने अपनी परीक्षा पास कर ली है, इसलिए मैं तुम्हें यह मटका देता हूं। इसे तुम अपने घर ले जाओ। लेकिन बाबा, मैं इस घड़े का क्या करूंगा? यह घड़ा कोई साधारण घड़ा नहीं है बेटा, यह बहुत ही विशेष और अद्भुत है। यह घड़ा तुम्हारी किस्मत बदल देगा। मैं जानता हूं तुम घर के हालात की वजह से बहुत परेशान हो, वरना तुम्हारे अंदर कोई कमी नहीं है। तुम बहुत नेक और ईमानदार इंसान हो। मैंने आज तक तुम्हारे जैसा कोई नहीं देखा जो खुद मुश्किल में होने के बावजूद किसी की मदद करने को तैयार हो जाता है। यह घड़ा तुम्हारी किस्मत की दिशा बदल देगा। अब तुम घर जाओ और इसे अपने साथ ले जाओ। तुम्हारे घर वाले तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। उस बाबा के कहने पर बिरजू वह घड़ा लेकर घर आ जाता है। उसकी पत्नी उसके हाथ में घड़ा देखकर कहती है, बिरजू, आप यह घड़ा कहाँ से लाए हो? अपनी पत्नी सोना के कहने पर बिरजू सारी बात अपनी पत्नी को बता देता है। ये क्या बिरजू, आपको किस काम के लिए भेजा था और आप यह घड़ा उठाकर ले आए? हमारे घर में तो पहले ही खाने के लाले पड़े हैं। अगर उस बाबा को कुछ देना ही था तो अनाज दे देते। इस घड़े का हम लोग क्या करेंगे? सोना, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? उस बाबा ने सोच समझकर ही यह घड़ा दिया होगा। उन्हें भी तो हमारे हालात का अच्छे से पता है। इसी तरह कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन बिरजू घर से बाहर जा रहा था, तभी उसे गांव का जमींदार मिलता है जो उससे कहता है, बिरजू, तेरे पास एक बहुत ही खूबसूरत घड़ा है जिसे कुछ दिन पहले मेरे नौकर ने तुझे ले जाते हुए देखा था। वह घड़ा तू मुझसे पैसे लेकर मुझे दे दे, मैं उसे खरीदना चाहता हूँ।
जमींदार की बात सुनकर बिरजू बहुत हैरान हो जाता है, क्योंकि आज से पहले जमींदार ने कभी भी उससे सीधे मुंह बात नहीं की थी। माफ कीजिए जमींदार साहब, वह घड़ा न ही मेरा है और न ही मैं उसे बेच सकता हूँ। देख लो बिरजू, मैं तुम्हें उस घड़े की बहुत अच्छी कीमत दूंगा। जमींदार साहब, आप चाहें जितनी भी अच्छी कीमत दे दें, लेकिन मैं आपको यह घड़ा कभी भी नहीं बेच सकता। बिरजू की यह बात सुनकर जमींदार क्रोधित हो जाता है और वहां से चला जाता है। उसके बाद बिरजू भी अपने घर आ जाता है और सारी घटना अपनी पत्नी को बताता है। तभी सोना कहती है, ये क्या बिरजू, यह घड़ा वैसे भी हमारे किसी काम का नहीं, तुम इसे जमींदार को बेच दो। जमींदार हमें अच्छे पैसे दे रहा था, जिनसे कम से कम कुछ दिन हमारे बेहतर गुजर जाते। सोना, यह घड़ा मैं किसी भी कीमत पर नहीं बेचूंगा। यह घड़ा मुझे उस बाबा ने दिया है। एक दिन वीरनगर राज्य का एक बहुत बड़ा घरों का व्यापारी बिरजू के घर आता है और कहता है, क्या तुम्हारा ही नाम बिरजू है? जी हाँ, मेरा ही नाम बिरजू है। बताइए, आपको क्या काम है? दरअसल मैं बहुत बड़ा घड़ों का व्यापारी हूँ। मुझे किसी ने बताया है कि तुम्हारे पास एक खूबसूरत घड़ा है। मैं उसे खरीदना चाहता हूँ। क्या तुम वह घड़ा मुझे बेचोगे? मुझे कोई जरूरत नहीं है तुम्हारे धन की। तुम चाहो जितना मर्जी धन दो, लेकिन मैं यह घड़ा नहीं बेचना चाहता। तुम जैसे बेवकूफ इंसान मैंने आज तक नहीं देखे। मुंह मांगी कीमत दे रहा हूँ, लेकिन फिर भी तुम वह घड़ा नहीं बेच रहे। इतना कहकर वह व्यापारी वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद सोना लाल पीली हो जाती है और गुस्से में बिरजू से कहती है, बिरजू, तुम कितने मूर्ख हो। इस घड़े का क्या फायदा? जब से यह हमारे घर में आया है, हमारी हालत तो पहले से भी बिगड़ गई है। पहले तुमने जमींदार को यह घड़ा नहीं दिया और अब इस व्यापारी को भी ऐसे ही वापस भेज दिया। आखिर तुम इसका करोगे क्या? मुझे तो बता दो। सोना, उस बाबा ने कहा था कि यह घड़ा हमारी किस्मत बदल सकता है। बिरजू की यह बात सुनकर सोना का गुस्सा थोड़ा शांत हो जाता है। इस तरह कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन वहां के राजा वीर प्रताप एक ऐलान करवाते हैं, जो भी इंसान रानी की आंखों की रोशनी वापस ले आएगा, उसे इस राज्य का मंत्री घोषित कर दिया जाएगा और उसे बहुत सारा धन भी दिया जाएगा। एक दिन राजमहल में वही बाबा आते हैं जो जंगल में बिरजू से मिले थे और जिन्होंने उसे वह घड़ा दिया था। बाबा महाराज से कहते हैं, महाराज, मैं रानी की आंखों की रोशनी तो सीधे नहीं लौटा सकता, लेकिन मैं आपको इसका एक उपाय बता सकता हूँ, जिससे रानी की आंखें बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। हाँ हाँ, बताओ, तुम क्या बताना चाहते हो? मैंने रानी का इलाज इस राज्य के बड़े बड़े वैद्यों से करवाया है, पर कोई फायदा नहीं हुआ। उसकी आंखों की रोशनी वापस नहीं आई। अगर तुम कोई उपाय बताते हो और रानी ठीक हो गई, तो तुम्हें बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। महाराज, रानी की आंखों की रोशनी सिर्फ एक ही तरीके से वापस आ सकती है, और वह है उस घड़े का जल। यदि कोई निष्कलंक, निर्मल हृदय और सच्चा इंसान उस जल को रानी की आंखों में डालेगा, तो रानी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। बाबा, ये घड़ा मुझे कहाँ से मिलेगा? आप बस बता दीजिए, मैं उसे कहीं से भी ढूंढ कर ले आऊंगा। वह घड़ा वीरपुर गांव में एक किसान के पास है, जिसका नाम बिरजू है। महाराज उस बाबा की बात सुनकर सीधे वीरपुर गांव पहुंच जाते हैं। गांव पर महाराज को देखकर जमींदार उनके पास आता है और राजा से कहता है, जमींदार, अभी मैं तुमसे कोई और बात नहीं करना चाहता। बस मुझे यह बता दो कि बिरजू किसान का घर कहाँ है, जिसके पास एक घड़ा है और वह घड़ा जादुई है। जमींदार महाराज को लेकर सीधे बिरजू के घर पहुंच जाता है। वहां जाकर महाराज बिरजू से कहते हैं, तो तुम ही हो बिरजू? बिरजू, तुम्हारे पास जो घड़ा है वह मुझे चाहिए। महाराज, क्षमा कीजिए, लेकिन वह घड़ा मैं आपको नहीं दे सकता। बिरजू,
मुझे वह घड़ा चाहिए। मैं तुम्हें धन से तौल दूंगा, बस वह घड़ा मुझे दे दो। महाराज, मैं आपसे एक बार फिर क्षमा चाहता हूं, लेकिन यह घड़ा मैं आपको नहीं दे सकता। महाराज, इसकी निडरता तो देखिए, यह कैसे आपको ही इनकार कर रहा है। बिरजू, एक बार फिर मैं तुमसे कह रहा हूं, वह घड़ा मुझे दे दो, मुझे उसकी जरूरत है। अगर तुम वह घड़ा मुझे दे दोगे तो मैं तुम्हें बहुत सारा धन दूंगा। महाराज, मुझे धन का कोई लालच नहीं है, मैं आपको वह घड़ा नहीं दे सकता। जब बिरजू ने न ही राजा की बात मानी और न ही जमींदार की, तो उसे पकड़कर महाराज के दरबार में पेश किया गया। बिरजू, तुम इतने बेवकूफ कैसे हो सकते हो? मैं तुम्हें साधारण से घड़े के बदले इतना सारा धन देने को तैयार था, लेकिन तुमने मुझे वह घड़ा नहीं दिया। अब तुम अपने घर लौट जाओ, वरना तुम्हें पूरी जिंदगी कारागार में डाल दिया जाएगा। लेकिन बिरजू, मैं तुमको तुम्हारे घर भेज दूंगा। बस मुझे केवल उस घड़े का जल एक बर्तन में डालकर दे दो, मैं तुम्हारा बहुत धन्यवाद रहूंगा। बिरजू ने एक गिलास में थोड़ा सा जल महाराज के लिए निकाल लिया। तभी महाराज कहते हैं, बिरजू, मैंने तुम जैसा शरीफ और नेकदिल आदमी पहले कभी नहीं देखा। फिर महाराज उसे सारी घटना बताते हैं कि किस प्रकार रानी की आंखों की रोशनी चली गई थी। यह सुनकर बिरजू रानी की आंखों में वह जल डालने के लिए तैयार हो जाता है। जैसे ही बिरजू ने रानी की आंखों में वह जल डाला, उसकी आंखों की रोशनी वापस आ गई। रानी को इस तरह स्वस्थ देखकर महाराज बहुत प्रसन्न हुए। बिरजू, तुम्हारी वजह से ही रानी की आंखें ठीक हुई हैं। हम तुम्हारा यह एहसान पूरे जीवन में कभी नहीं भूल पाएंगे। आज से तुम्हें इस पूरे वीरपुर राज्य का मंत्री बनाया जाता है। हमें तो तुम्हारे जैसे शरीफ और नेकदिल इंसान की ही जरूरत थी जो इस राज्य का मंत्री बने, और तुम उसके लिए बिल्कुल पूरे उतरते हो। बिरजू उस दिन के बाद राज्य का मंत्री घोषित कर दिया जाता है। उसके बाद उसकी पत्नी सोना को भी राजमहल में बुलाया जाता है और फिर दोनों राजमहल में रहने लगते हैं। वीरपुर राज्य के एक छोटे से गांव में बिरजू और कम्मू नाम के दो भाई रहते थे। एक और जहां कम्मू शादीशुदा था, वहीं बिरजू अब भी अकेला जीवन बिता रहा था। फिर एक दिन, अरे ओ कमनी, ये बिरजू कहाँ चला गया? अब तक घर क्यों नहीं लौटा? अरे कम्मू, तुम्हारा भाई तो अब बिल्कुल ही निकम्मा हो गया है। ना कोई काम करता है, ना ही घर के लिए कुछ कमा कर लाता है। सारा दिन यूं ही आवारागर्दी में बर्बाद कर देता है और शाम को मुंह लटकाए घर लौट आता है। कम्मी की बात सुनकर कामू गुस्से से भर उठा, क्योंकि कम्मू बेहद लालची स्वभाव का आदमी था। आज रहने दो उस बिरजू को, मैं खुद उससे बात करूंगा। कम्मू गुस्से से तमतमाता हुआ घर से बाहर निकल आया और दरवाजे पर खड़ा होकर अपने भाई का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद जब बिरजू घर लौटा तो कम्मू क्रोध से भरकर बोला, देखो देखो, नवाब साहब आ गए हैं। अरे ओ बिरजू, कहाँ मरे थे तुम? सुबह निकले थे और अब घर लौटे हो। भैया, मैं काम की तलाश में गया था। शायद मुझे कहीं कोई काम मिल जाए ताकि मैं भी आपको घर का खर्चा देने में मदद कर सकूं। वाह वाह, बड़ा आया काम तलाश करने वाला। तू बस ऐसे ही काम की तलाश में भटकता रहेगा या कभी कोई काम करेगा भी? गांव में कोई भी आदमी काम कर सकता है, लेकिन नहीं, तुझे तो बस काम ढूंढते रहना है। ये घर मुफ्त की रोटियों पर नहीं चल सकता। और हाँ, मुझे इतना पागल मत समझ कि मैं दिन रात कमाऊं और तू घर पर बैठकर बस मेरी बीवी के हाथ का खाना खाता रहे। कल को मेरे बच्चे होंगे, उनके बारे में भी मुझे ही सोचना है। इतना कहकर कम्मू गुस्से में घर के अंदर अपनी बीवी के पास चला गया। उधर बिरजू अपने भाई की कड़वी बातें सुनकर अंदर से टूट गया। वह चुपचाप बिना कुछ खाए पिए, बिना किसी से बात किए सो गया। दूसरी तरफ रात को जब कम्मू और कमनी आपस में बातें कर रहे थे, तभी कमनी बोली,
कम्मू, तुमने आज अपने भाई से ये क्या कह दिया? उसने तो आज तुमसे खाना तक नहीं मांगा। अच्छा है, कम से कम एक वक्त का खाना तो बच गया। ये सब बातें तो ठीक है कम्मू, लेकिन कल को जब हमारे बच्चे हो जाएंगे तब तुम क्या करोगे? अरे कमनी, सीधा सीधा बोलो, असल में तुम कहना क्या चाहती हो? अरे कम्मू, तुम तो हमेशा मूर्ख ही रहोगे, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। मैं ये कह रही हूँ कि कल को बिरजू की भी शादी होगी, उसकी भी बीवी आएगी। आज तो वह इसलिए चुप है क्योंकि वह अकेला है, लेकिन कल को अगर उसने अपना हिस्सा मांग लिया तो हम तो सड़क पर आ जाएंगे ना। कमनी की ये बातें सुनकर कम्मू चौंक गया। उसने अपनी बीवी से कहा, कमनी, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? करना क्या है, अपने भाई से साफ साफ कह दो, काम करो और घर का खर्चा उठाओ, वरना यहाँ से निकल जाओ। कम्मू, जो लंबे समय से अपने भाई को घर से निकालने के बारे में सोच रहा था, बीवी की बातें सुनकर पूरी तरह तैयार हो गया। अब उसने ठान लिया कि बिरजू को घर से बाहर निकाल कर ही रहेगा। देखो बिरजू, मैंने कुछ महीने पहले भी तुम्हें ये बात कही थी और आज फिर कह रहा हूँ, हमारे पिता ने ये घर हमारे नाम किया था। भैया, आप कहना क्या चाह रहे हैं? मैं आपकी बात समझ नहीं पा रहा। देख भाई, मैं बात को घुमाने वाला नहीं हूँ। या तो ये घर छोड़ दे या फिर अब तक जितना खाया पिया है उसका पूरा हिसाब कर और सारा पैसा मुझे दे दे। बिरजू अपने भाई की बात को सुनकर कुछ नहीं बोला। उसका दिल अंदर से पूरी तरह टूट चुका था। वो चुपचाप घर से बाहर निकला और चलते चलते गांव के एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। इतने में गांव का जमींदार वहां से गुजरा। उसने बिरजू को देखा और बोला, अरे बिरजू, क्या बात है? आज तुम यहाँ पेड़ के नीचे क्यों बैठे हो? सब खैरियत तो है ना? क्या बताऊं आपको जमींदार साहब, मेरा भाई मुझसे मेरे खाने पीने का हिसाब मांग रहा है। कहता है, जितना तुमने यहाँ रहकर खाया है या तो उसकी कीमत चुका दो या इस घर से निकल जाओ। अब जमींदार साहब, आप तो जानते हैं मैं तो बेरोजगार हूं, मेरे पास कोई काम नहीं है। मैं कहां से इतने पैसे दूं अपने भाई को? इसीलिए घर छोड़कर आ गया हूं। मुझे तो यही ठीक लगा। बिरजू अब पूरी तरह अकेला हो चुका था। उसका मन इतना टूट चुका था कि वह इसके अलावा जमींदार के सामने कुछ कह ही नहीं पाया। बस बिरजू, अब बस कर। मुझसे तेरी ये हालत देखी नहीं जा रही। अब और अपना दिल मत तोड़। तू मेरी बात मान, मैं तेरे साथ हूं। मैं तुझे रहने के लिए एक झोपड़ी दे सकता हूं। तू जब तक चाहे वहां रह सकता है। जमींदार साहब, मैं पूरी जिंदगी आपका आभारी रहूंगा। आपका ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इस कठिन समय में मेरा साथ दिया। अरे बिरजू, धन्यवाद की क्या बात है? तू बस कुछ दिन उस झोपड़ी में रह, मैं तेरे लिए काम का भी बंदोबस्त कर दूंगा। बिरजू धीरे धीरे चलता हुआ उस झोपड़ी तक पहुंचा जो जमींदार ने उसे रहने के लिए दी थी। अगली सुबह जमींदार बिरजू के पास उस झोपड़ी में आया और बोला, बिरजू, अगर तुम्हें खेतों में या किसी और जगह मजदूरी करने के लिए रख लिया जाए तो क्या तुम यह काम कर लोगे? जमींदार साहब, देखिए, ये गांव तो बहुत छोटा है। इसमें कभी मजदूरी मिलेगी, कभी नहीं। ऐसे में गुजारा करना भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बिरजू, तुम ये सब छोड़ो। तुम जंगल से लकड़ियां काटो और उन्हें दूसरे गांव जाकर बेचो। इससे तुम्हारा गुजारा भी ठीक चलेगा और तुम्हें कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। हाँ मुखिया जी, ये काम तो बहुत अच्छा है। लकड़ियों के दाम भी अच्छे मिलते हैं। इससे मेरी कमाई भी भरपूर हो जाएगी। कुछ ही दिनों में बिरजू ने जंगल से लकड़ियां काटी और उन्हें बाजार में अच्छे दामों पर बेच दिया। धीरे धीरे उसकी आर्थिक स्थिति पहले से कहीं बेहतर हो गई। उधर दूसरी ओर कम्मू और कामनी आपस में बातें कर रहे थे। अरे कम्मू, तू तो हमेशा का मजदूर ही रह गया। दिन रात दूसरों के खेतों में काम करता है और देख, तेरा भाई बिरजू लकड़ियां बेच बेच कर अब कितना अमीर और धनवान बन गया है।
हाँ, मैंने गांव के लोगों से सुना है कि वह अब काफी धनवान आदमी बन गया है। तो फिर तुम भी जंगल जाओ, लकड़ियाँ काटो और उन्हें बेचो। अगले दिन कम्मू भी कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर चल पड़ा। वह जंगल में कुल्हाड़ी लिए इधर उधर भटकता रहा, लेकिन उसे लकड़ियां नहीं मिली। थक हार कर वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया। पता नहीं ये बिरजू कहां से लकड़ियां काटता है। मैंने तो पूरे जंगल को छान मारा, लेकिन मुझे कोई लकड़ी नहीं मिली। उसने अभी इतना ही कहा था कि उसे झाड़ियों के पीछे एक सुनहरे रंग का अंडा दिखाई दिया। कम्मू आश्चर्य से चौंक गया और अंडे के पास जल्दी से गया। हाय भगवान, मेरी किस्मत तो बदल गई। मुझे ये सोने का अंडा मिल गया। अगर मुझे पहले पता होता कि मेरी किस्मत ऐसे बदलने वाली है तो मैं कभी मजदूरी ही ना करता। इतनी ही देर में पेड़ के पीछे से उसके कानों में एक आवाज टकराई। अगर तुम इस अंडे को ले आए तो जो भी इसमें होगा तुम्हें उसे स्वीकार करना पड़ेगा। हाँ हाँ ठीक है, देख लूंगा जो भी होगा। कम्मू अंडे को उठाकर मन ही मन सोचने लगा और अपने घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचकर कम्मू ने वह अंडा अपनी बीवी के पास रखा और उसकी बीवी अंडे को देखकर हैरान रह गई और बोली, अरे कम्मू, ये अंडा कितना खूबसूरत है। ये अंडा तुम्हें कहाँ से मिला? श्रीमती, और कहां से मिलना था? जंगल से ही मिला है। जरा सोचो, हम लोग इस अंडे को बेचकर कितने धनवान बन सकते हैं। श्रीमती, लेकिन जंगल में एक आवाज थी और वह आवाज कुछ ऐसी थी, जो कुछ भी इस अंडे में होगा तुम्हें उसे स्वीकार करना पड़ेगा। अरे कम्मू, छोड़ो इन सब बातों को। हमें तो बस इस अंडे से मतलब है। अंडा मिल गया है, अब इसे हम बेच देंगे। हाँ, बात तो ठीक है। ये बातें तो बस कहानियों में होती हैं। हम इसे बेच देंगे। अब एक काम करो, इसे रख दो। कल सुबह मैं इसे बेचने जाऊंगा। अगले दिन सुबह जब कम्मू और कामनी उठे, तभी उन्होंने अंडे की जगह एक बीमार चिड़िया देखी। उसे देखकर कम्मू कामनी से बोला, अरे कामनी, यह सब किया है। रात को तो हमने अंडा रखा था, फिर ये बीमार चिड़िया कहाँ से आ गई? कम्मू, ये तो मुझे बहुत ही बीमार लग रही है। हम इसका क्या करें? कामनी, अगर ये हमारे घर में रहेगी तो हमें इसका कोई फायदा नहीं होगा। मैं तो कहता हूँ कि इसे बाहर कहीं फेंक दें। क्यों ना हम इसे बिरजू को दे दें? वह इसे अच्छे से संभाल लेगा और अंडा हम ढूंढकर बेच देंगे। अपनी पत्नी की बात सुनकर कम्मू चिड़िया को उठाकर बिरजू के पास ले गया। अपने भाई को देखकर बिरजू कुछ नहीं बोला। तभी कम्मू ने कहा, अरे ओ बिरजू, ये पक्षी मुझे जंगल से मिला है और यह बहुत बीमार है। मैंने सोचा तुमको सौंप देता हूँ क्योंकि तुम्हें पक्षी बहुत पसंद है। भैया, ये पक्षी तो बहुत ही घायल है और काफी बीमार भी लग रही है। देखो बिरजू, मुझे तो पक्षियों से नफरत है, इसलिए इसे मैं तेरे पास छोड़ने आया हूँ। भैया, कोई बात नहीं, मुझे यह बहुत पसंद है। आप मुझे दे दो, मैं इसे ले लूंगा और इसकी खूब सेवा करूंगा। तभी कम्मू ने बिरजू को वह चिड़िया दे दी और वहां से चला गया। हे भगवान, ये चिड़िया तो बहुत ज्यादा घायल है और मुझे तो इसे वैद्य को दिखाना चाहिए। वैद्य जी, मेरी चिड़िया बहुत ही घायल है और बहुत ही कमजोर है। इसे ठीक करने के लिए मुझे कोई उपाय सुझाओ। वैद्य उसे एक जड़ी बूटी देता है और कहता है, इस जड़ी बूटी को इसके घाव पर लगा दो, ये ठीक हो जाएगी। बिरजू उस चिड़िया को अपने घर वापस ले आता है और उसकी खूब देखभाल करता है और उसका पूरा ख्याल रखता है। ये लो कामनी, स्वर्ण मुद्रा है। मैंने वो सोने का अंडा बेच दिया है। वाह कम्मू, इतनी ज्यादा स्वर्ण मुद्राएं, ये तुम कहाँ से ले आए हो? अरे मैं राजमहल गया था, वहां के सुनारों को मैंने वह अंडा बेच दिया और वह अंडा बहुत ही महंगे दामों में बिका। अब हम माला माल हो गए हैं। मैं तो कहती हूँ, अब इस धन को यूं ही मत खर्च करो। इस धन से कोई खेत खरीद लो या फिर कोई व्यापार शुरू कर दो, जिससे हमारा धन 2 गुना हो जाएगा। कम्मू ने उस धन से
अपना व्यापार शुरू किया, जिससे उसे बहुत ज्यादा फायदा हुआ और वह एक अमीर और पहले से भी ज्यादा धनी व्यक्ति बन गया। इसे ही कहते हैं किस्मत का खेल। तुम्हारा भाई जब से गया है, हमारे तो दिन ही बदल गए हैं। क्या कहते हो कम्मू? अरे हाँ, वह मूर्ख अब तक उस पक्षी की सेवा में ही जुटा है, और हमें देखो, इतनी चालाकी से काम किया कि किसी को पता ही नहीं चला। अगर हम उसे अपने साथ रखते तो न हमारे पास धन आता और न ही मान सम्मान। बिरजू की तरह हमें भी गरीब का गरीब ही रहना पड़ता। एक तरफ जहां बिरजू का भाई और उसकी बीवी ये बातें कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ बिरजू उस पक्षी की सेवा कर रहा था। अब वह पक्षी पहले से काफी बेहतर हो गया था। तभी बिरजू उस चिड़िया से बातें करते हुए कहता है, प्यारी चिड़िया, मैंने तुम्हारी बहुत सेवा की है। अब तुम पहले से काफी बेहतर हो गई हो, लेकिन जो तुम्हारे जख्म हैं, वो कुछ ठीक नहीं लग रहे। मैंने तो हर तरह की दवा लगा दी है। अब मैं क्या करूं? बिरजू इतना सब कुछ कह ही रहा था, तभी वह चिड़िया इंसानी आवाज में बोली, बिरजू, मेरे जख्म तो इस तरह ठीक नहीं होंगे। पक्षी को इंसानी आवाज में बोलते हुए देखकर बिरजू डर जाता है। मुझसे डरने की जरूरत नहीं है बिरजू। इस पूरे संसार में तुम ही तो दयालु हो, जिसने एक पक्षी की इतनी सेवा की है, जबकि तुम्हारा भाई जो एक नंबर का लालची है, उसने तुमसे झूठ बोला है। क्या मतलब है तुम्हारा? मेरे भाई ने कौन सा झूठ बोला है? बिरजू, तुमने नहीं देखा कि तुम्हारे भाई के दिन किस तरह बदल गए? तुम्हारा भाई जो एक मजदूर था और इतना तंगदस्त था, आज देख लो कितना धनी व्यक्ति बन गया है। हाँ, यह बात तो है, लेकिन वह शुरू से मेहनती था। हो सकता है वह मेहनत से ही आगे बढ़ गया हो। नहीं बिरजू, तुम्हारे भाई को जंगल से एक सोने का अंडा मिला था, जिसमें से मैं निकली थी। मैं बहुत घायल थी, लेकिन उसने मेरी परवाह नहीं की और उस सोने के अंडे को बेच दिया। प्यारी चिड़िया, मुझे कोई दुख नहीं है कि उसने वह सोने का अंडा बेच दिया, बल्कि मुझे तो खुशी इस बात की है कि भैया जब तुम्हें देकर गए थे तब तुम कितनी बीमार थी, और आज देख लो तुम ठीक हो गई हो। बिरजू, जो मेरे रह गए जख्म हैं, वो किसी वैद्य की जड़ी बूटी से ठीक नहीं होंगे। वह तुम्हें जंगल में काली पहाड़ी की गुफा से जो जड़ी बूटी मिलेगी, उससे ठीक हो जाएंगे। क्या तुम मेरे लिए वह जड़ी बूटी ला सकते हो? प्यारी चिड़िया, वह गुफा तो बहुत ही खतरनाक है। मैं वहां कैसे जाऊं? बिरजू, लेकिन वो आखिरी उपाय है। अगर मुझे वो जड़ी बूटी नहीं मिली तो मैं मर जाऊंगी। प्यारी चिड़िया, क्या हो गया? मैं अपनी सेवा को ऐसे नहीं जाने दूंगा। मैं जरूर जाऊंगा और तुम्हारे लिए वो जड़ी बूटी लेकर आऊंगा। लेकिन बिरजू, वहाँ तुम्हारी जान को खतरा है। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं तुम्हें खोने का सोच भी नहीं सकती। उसके बाद बिरजू जंगल की ओर चला पड़ा। रास्ते में उसे गांव के जमींदार मोहनलाल मिले। अरे बिरजू, इस समय तुम कहाँ जा रहे हो? जमींदार साहब, असल में मैं जंगल में जो काली गुफा है वहां जा रहा हूं, जहां से मुझे जड़ी बूटी लानी है। दरअसल मुझे उस मना पक्षी ने बताया है, जिसे मेरे भाई ने दिया था। मैं उसके घावों को ठीक करने के लिए जड़ी बूटी वहां से लेने जा रहा हूं। बिरजू, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? क्या पता वह मैना है भी या नहीं। हो सकता है वो कोई छलावा हो। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है कि तुम उस पर इतना भरोसा क्यों कर रहे हो। जमींदार की बात सुनकर बिरजू कुछ सोचने लगता है। तभी जमींदार गोपाल दोबारा बिरजू से कहता है, बिरजू, क्यों पागल बन रहे हो? तुम्हारा भाई भी समझदार था, जो ये मुसीबत तुम्हें देकर खुद धनी व्यक्ति बन गया। तुम इन कामों को छोड़ो, कोई काम करो ताकि अच्छा धन कमा सको। बिरजू ने जमींदार की किसी बात का जवाब नहीं दिया और आगे चल पड़ा। वहां वह जमींदार कम्मू और कामिनी के पास आया और उनसे कहने लगा, अरे कम्मू,
जाओ, जल्दी जाओ, अपने भाई बिरजू को रोक लो। वो जंगल में जो काली गुफा है उसके अंदर जा रहा है। उसकी जान को खतरा है। वहां बहुत खतरनाक जानवर रहते हैं जो उसे मार डालेंगे। जमींदार साहब, आप फिक्र मत कीजिए। मेरा भाई बिरजू कायर नहीं है। अगर उसने ठान लिया है कि वो उस गुफा से जड़ी बूटी लेकर आएगा तो चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, वो जरूर लेकर आएगा। अरे ओ जमींदार, अब तो तुझे समझ आ ही गई होगी कि मैं कैसे धनवान बना हूं। अब तुझसे क्या छुपाना। उस अंडे के अंदर वही पक्षी थी जिसे मैंने बिरजू को दे दिया था, और फिर मैंने वो अंडा बेच डाला। कम्मू, तुम कैसे भाई हो? तुम्हारा छोटा भाई मौत के मुंह में जा रहा है और तुम उसी का मजाक बना रहे हो। जाओ, उसे जाकर बचाओ। जमींदार जी, क्यों दिमाग खराब कर रहे हो? जाओ यहां से, खुद भी आराम करो और हमें भी आराम करने दो। जमींदार ये सब बातें सुनकर गुस्से से लाल पीला हो जाता है और गुस्से में भरा हुआ अपने घर की ओर लौट आता है। दूसरी ओर बिरजू जब जंगल से होकर जा रहा था तो रास्ते में उसे एक साधु महाराज मिलते हैं। बेटा रुको, कहाँ जा रहे हो? तभी बिरजू सारी घटना बाबा को बता देता है। बेटा, वहां जाना तो खतरे से खाली नहीं है। उस काली गुफा के पास जो भी जाता है वह उससे कई तरह के प्रश्न पूछती है। अगर उनके उत्तर सही से न दो तो इंसान वहीं पर मर जाता है। मैं तुम्हें 3 प्रश्नों के उत्तर बता देता हूं जो वह काली गुफा तुमसे पूछेगी और तभी अंदर जाने देगी। साधु महाराज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सब समझ गया हूँ। उस पक्षी की जान बचाने के लिए जो कुछ भी करना पड़े मैं जरूर करूंगा। क्यों बेटा, तू एक साधारण पंछी को बचाने के लिए अपनी जान पर क्यों खेल रहा है? इंसानियत ही सबसे बड़ी चीज है महाराज। अगर मैं आज उसकी जान बचाता हूँ तो भगवान भी खुश होंगे और मेरी हालत भी ठीक हो जाएगी। बिरजू कुछ देर बाद उस काली गुफा के पास पहुंचा। जब वह अंदर जाने लगा तो अंदर से एक गंभीर आवाज आई। यहाँ से तुम जो जड़ी बूटी लेने आए हो उसे लेने से पहले तुम्हें 3 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। अगर तुम सही उत्तर दोगे तो ही तुम्हें वह जड़ी बूटी मिलेगी, वरना तुम्हें यहीं मार दिया जाएगा। हाँ हाँ, पूछो जो 3 प्रश्न हैं। मैं उनके उत्तर सही सही दूंगा। वह कौन सी चीज है जो इंसान को कभी किसी जगह पर नाकाम और शर्मिंदा नहीं होने देती? इंसानियत। वो कौन सी दौलत है जो न तो किसी राजा के पास होती है और न किसी भिखारी के पास, लेकिन हर कोई उसके लिए भागता है? वफादारी। वो कौन सी चीज है जिसे जितना बांटोगे उतनी ही बढ़ती है और जितना अपने पास रखोगे उतनी ही घटती है? प्यार। 3 प्रश्नों का सही उत्तर देने पर काली गुफा का दरवाजा खुल जाता है और उसे वहां से एक जड़ी बूटी मिलती है। वह जड़ी बूटी लेकर अपने घर की ओर चल देता है। पक्षी अब भी परेशान बैठी थी। जब वह बिरजू के हाथ में जड़ी बूटी देखती है तो उसकी आंखों में चमक आ जाती है। तभी गांव का जमींदार वहीं पर आ जाता है और बिरजू से कहता है, वाह बिरजू, लगता है तुम काली गुफा से जड़ी बूटी लाने में सफल रहे हो। हाँ जमींदार साहब, मैं जड़ी बूटी ले आया हूँ। तभी वहां कम्मू और कामिनी भी आ जाते हैं। अरे वाह बिरजू, मैं तो यही सोच कर आया था कि अब तुम्हारी मौत की खबर मिलेगी, लेकिन तुम जिंदा कैसे लौट आए हो? बिरजू कोई जवाब नहीं देता। वह जड़ी बूटी पक्षी को उठाकर खिला देता है। जैसे ही पक्षी जड़ी बूटी खाती है वह अचानक एक रानी के रूप में प्रकट हो जाती है। इतने ही समय में वहां वही साधु भी प्रकट हो जाता है जो पहले बिरजू को जंगल में मिला था। अरे अरे, ये तो वीर प्रताप की पुत्री है जो इस राज्य के राजा हैं। साधु महाराज, आप ही बताइए, आखिरकार ये सब किया हो रहा है और ये कैसे हुआ है? मैं बताती हूँ। मैं पहले बहुत ही घमंडी थी। एक दिन मैंने जंगल में शिकार के दौरान एक हिरण के बच्चे को मार दिया। तब जंगल में वह साधु मुझे देख रहे थे और क्रोध में उन्होंने मुझे यह श्राप दिया और मैं एक पक्षी के रूप में बन गई। यह सब कुछ सुनकर सभी चुप हो गए। तभी महारानी फिर से कहती है, जब मैं साधु महाराज से सहमी हुई थी
तो उन्होंने मुझे कहा कि अगर कोई व्यक्ति तुम्हें उस काली गुफा से जड़ी बूटी लाकर नहीं देगा तो तुम तब तक अपने असली रूप में नहीं आओगी जब तक मैं इस श्राप से मुक्त नहीं होती। इसी कारण मैंने कम्मू को चुनौती दी थी, लेकिन उसने मेरी बात नहीं सुनी और अपने धन को चुना। दूसरी तरफ मेरी सेवा बिरजू ने की और मुझे काली गुफा से जड़ी बूटी भी ला दी। देखो, उसने मुझे सही समय पर ठीक कर दिया। मेरे पिता इस पर बहुत प्रसन्न हुए और अब मैं बिरजू से विवाह करूंगी और बिरजू ही इस राज्य का राजा होगा। बिरजू महारानी की बात सुनकर खुश हो गया। कम्मू और कामिनी सिर झुकाकर महारानी के सामने डर के साथ खड़े हो गए। तभी कम्मू कहता है, महारानी जी, हमें माफ कर दीजिए कि हमने धन को चुना। तो दोस्तों, इसलिए कहा जाता है कि हमेशा जो भी काम करो उसे ईमानदारी और नेक नियति से करो, नहीं तो इंसान खुद ही बर्बादी की ओर बढ़ता है और बर्बाद हो जाता है। दो भाइयों का बंटवारा। वीरपुर राज्य के एक छोटे से गांव में रामू काका अपने दो बेटों के साथ रहता था। एक बेटे का नाम मीठा था, जबकि दूसरे का नाम बिरजू। मीठा घर का बड़ा बेटा था, जबकि बिरजू छोटा। एक दिन बिरजू अपने पिता से कहता है, पिताजी, मुझे पैसे दीजिए, मुझे अपने लिए कपड़े लेने हैं। रामू काका पास ही खड़ी अपनी बहू से कहते हैं, सोना बेटा, बिरजू को पैसे दे देना। पिताजी, मेरे पास कोई पैसे नहीं है और न ही आपका बेटा मुझे पैसे देकर जाता है। बेटा, तू खेत पर जाकर अपने भाई मीठे से पैसे ले आ। बिरजू वहां से चला जाता है। पीछे से सोना अपने ससुर से कहती है, हाँ हाँ, सब लोग मेरे पति की कमाई खा लो। ससुर जी, आप अपने इस निकम्मे बेटे से कहिए कि जाकर कुछ खुद कमा कर लाए। दूसरी तरफ बिरजू खेतों में पहुंचा, जहां उसका भाई मीठा काम करके एक पेड़ के नीचे बैठा था। तभी बिरजू अपने भाई मीठा से कहता है, भैया, मुझे कुछ पैसे चाहिए, मुझे अपने लिए कपड़े लेने हैं। बिरजू, तुम्हें कितने पैसे चाहिए? मुझे 100 रुपए चाहिए। मीठा बिरजू को 100 रुपये दे देता है। दूसरी तरफ सोना गुस्से में बैठी थी, क्योंकि उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि उसका पति अकेला खेतों में मेहनत करे और उसका भाई बैठकर पैसा उड़ाता रहे। पूरा दिन मेरे पति काम करते रहते हैं और यहाँ यह बिरजू खाता पीता और आराम करता रहता है। आज शाम को मीठे से मैं बात करती हूँ। शाम को जब मीठा घर आता है तो वह अपनी पत्नी को ऐसे देखकर उससे कहता है, क्या हुआ भाग्यवान, क्यों मुंह बनाए बैठी हो? पिताजी ने कुछ कहा है? वो मुझे क्या बोलेंगे, उन्हें तो उस आलसी बेटे से फुर्सत ही नहीं है। तो फिर क्या हुआ, क्यों इतनी गुस्से में लग रही हो? आपको तो पता है, आपका भाई बिरजू घर में ही पड़ा रहता है, न कोई काम करता है न कुछ और, जबकि आप पूरा दिन काम में लगे रहते हैं। मुझे यह बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। भाग्यवान, अभी उसे किसी काम का पता नहीं है, इसलिए मैं उसे खेतों में नहीं ले जाता। अरे, आप भी कैसे मूर्ख हो, चाहे तो वह काम कर भी सकता है अगर आप उसे अपने साथ ले जाओ। यह सुनकर मीठा सोच में पड़ जाता है, क्योंकि सोना सच ही तो कह रही थी। अगली सुबह जब मीठा खेतों में जाने लगता है, तभी रामू काका उससे कहते हैं, बेटा, आज घर में कोई राशन नहीं है। राशन के लिए पैसे बिरजू को दे देना, वह बाजार से राशन ले आएगा। पिताजी, अगर घर का राशन खत्म हो गया है तो मैं क्या करूं? इसमें मेरा कोई दोष नहीं। बिरजू से कहिए कि वह कुछ पैसे कमाए या मजदूरी करे और राशन लाए। यह तुम क्या कह रहे हो बेटा? वह तुम्हारा भाई है, उसे साथ ले जाओ, खेतों का काम सिखाओगे तभी तो वह काम करेगा और मजदूरी करके पैसे कमाएगा। पर पिताजी, मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं हैं कि मैं घर का राशन ला सकूं या पैसे दे सकूं। यह सुनकर रामू काका सोच में पड़ जाते हैं कि मीठे को एक ही रात में क्या हो गया। तभी बिरजू भी वहां आ जाता है और कहता है, अरे पिताजी, भैया सही कह रहे हैं।
अब मैं इस काबिल हो गया हूँ कि मैं भी भैया का हाथ बटाऊं और खेतों में हम लोग मिलकर काम करें। हाँ हाँ ठीक है, मैं जा रहा हूँ, तुम भी खेतों पर आ जाना। इतना कहकर मीठा वहां से चला जाता है। तभी रामू काका बिरजू से कहते हैं, बिरजू, पता नहीं तुम्हें क्या हो गया है। पहले तो तुमने कभी इस तरह की बातें नहीं की और अब देखो क्या कर रहे हो। पिताजी छोड़ दिए ना, हो सकता है वह काम करके थक गए हों, इसलिए मैं भी जाकर उनके साथ काम करवाता हूँ। बिरजू इतना कहकर वहां से चला जाता है। तभी रामू काका सोना को अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं, अरे बेटा, तुमने मीठे से कुछ कहा है क्या? वह ऐसी बातें क्यों कर रहा है? पिताजी, मैं क्या कहूँगी उसको? क्या उसके पास खुद की बुद्धि नहीं है? बुद्धि तो है उसके पास, पता नहीं अपने भाई के साथ ऐसी बातें क्यों कर रहा है। जरूर तुमने ही बोला होगा। हाँ, मैंने ही बोला है, जो करना है कर लो। हाय भगवान, क्या दिन देखने पड़ रहे हैं। एक ऐसा वक्त था जब यही बहू अपने देवर पर कितना प्यार लुटाती थी और आज देखो उससे कितनी जलने लगी है। इसी तरह कई दिन बीत जाते हैं। मीठा और बिरजू मिलकर जो फसल उगाते हैं वह फसल पक कर तैयार हो जाती है और अच्छे दामों में बिक जाती है। मीठा पैसे लेकर घर आता है। तभी रामू काका उससे पूछते हैं, बेटा, इस बार की फसल तो सही सलामत बिक गई है ना? हाँ पिताजी, सारी फसल बिक गई है और बिकी भी अच्छे दामों में है। यह तो बहुत अच्छी बात है बेटा। तो तुम ऐसा करो, इनमें से आधे पैसे बिरजू को दे दो। अपने पिता की यह बात सुनकर मीठा गुस्से में आ जाता है और कहता है, अरे पिताजी, ये क्या कह रहे हैं आप? भला मैं आधे पैसे उसे क्यों दूं? आपको नहीं पता कि हर साल सारे पैसे मैं ही रखता हूँ। मीठे, इस बार बिरजू ने भी तुम्हारे साथ आधा काम किया है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। यह आपने कैसे सोच लिया कि मैं बिरजू को पैसे दूंगा? अगर इस बार उसने आधा काम किया है तो क्या हुआ? सालों से तो मैं ही उसे खिला रहा हूँ। मीठे, तू क्यों अपने भाई का हक मार रहा है? तेरी बीवी पहले ही कहती थी कि वो कोई काम नहीं करता। अब जब उसने काम करना शुरू कर दिया है तो तू उसका हक क्यों छीन रहा है? पिताजी, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? कहीं आपका दिमाग तो खराब नहीं हो गया? आप कैसी भटकी भटकी बातें कर रहे हैं? मैंने उसे इतने साल खिलाया है, उसका क्या? बेटा, मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक है और मैं जो कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ। इतने में बिरजू भी वहाँ आ जाता है और मीठे से कहता है, भैया, भला कोई अपने पिता से ऐसे बात करता है क्या? ये सब कुछ तेरा ही किया धरा है बिरजू, जिस वजह से पिताजी ऐसे बोल रहे हैं। मैंने कुछ नहीं किया। अगर आप पैसे नहीं देना चाहते तो मत दीजिए, मैं इससे कौन सा धनी बन जाऊंगा? अरे मीठे, तू क्यों नहीं देगा पैसे? तुझे अपने भाई को पैसे तो देने ही पड़ेंगे। इतने में सोना भी वहाँ आ जाती है और कहती है, सही ही तो कह रहा है मीठा, इसे भला पैसे किस बात के दूं? पूरा पूरा दिन घर पर ही बैठा रहता है। पर बहू, इस बार तो बिरजू ने बराबर काम किया है ना? अरे अरे, सारी मेहनत तो मीठे ने की है, तो पैसे हम बिरजू को क्यों दें? तभी सोना अपने पति को कमरे में ले जाती है और कहती है, अरे, आप क्यों रोज रोज इनकी चिक चिक सुनते रहते हो? क्यों ना हम लोग बंटवारा कर लें? हाँ श्रीमती, मुझसे भी रोज रोज की चिक चिक नहीं सुनी जाती। कभी इस बात की लड़ाई, कभी उस बात की लड़ाई। कम से जब वापस आओ तो यही सब सुनने को मिलता है। अच्छा ना, शांत हो जाओ। आप कल पिताजी से बंटवारे की बात कीजिएगा। अगली सुबह जब बिरजू अपने पिता के साथ बैठा था, तभी मीठा और सोना वहां आ जाते हैं और कहते हैं, पिताजी, बहुत हो गई चिक चिक और लड़ाई, अब हमें बंटवारा करना है। आप हमारा हिस्सा हमें दे दीजिए। भैया, भला भाइयों के दरमियान बंटवारा थोड़ी ना होता है। हाँ बिरजू, होता है, सब कुछ होता है। अगर भगवान ने भाई तेरे जैसा दिया हो तो सब कुछ होता है। पिताजी, आप मेरा हिस्सा मुझे दे दीजिए। मीठे की यह बात सुनकर रामू काका गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं, तुझे तेरा हिस्सा चाहिए ना? मिल जाएगा। और तू खुश रह लेना, जब अकेला रहेगा तेरे होश भी ठिकाने आ जाएंगे। पिताजी,
आप तो भैया की बातों का बुरा मत मानिए। अगर वह कोई ऐसी बात करता है तो आप अकल से काम लीजिए। रामू काका बिरजू की किसी बात का जवाब नहीं देते और बंटवारा कर देते हैं। मीठे के नाम पर खेत आ जाता है और बिरजू के नाम पर घर। धीरे धीरे समय बीत जाता है। एक दिन अचानक रामू काका की तबीयत खराब हो जाती है। तभी बिरजू अपने पिता से कहता है, पिताजी, आप चिंता मत कीजिए। पहले ही मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन मैं कुछ भी करके आपका इलाज एक अच्छे वैद्य से करवाऊंगा। तू फिक्र मत कर बेटा, मैं ठीक हो जाऊंगा। तू कोई काम देख ले। जहां एक तरफ ये सब बातें चल रही थी, वहीं दूसरी ओर मीठा और उसकी बीवी अलग होकर खूब मजे कर रहे थे। सोना रोज बाजार से नई नई चीजें लाती और जमकर धन खर्च करती। अब मैं यहाँ खूब मजे करूंगी। जो मन में आएगा वही करूंगी। महारानी बनकर रहूंगी। सोना बहुत ज्यादा फिजूल खर्ची करती और पैसा उड़ाती। एक दिन बिरजू अपने पिता की दवाई लाने के लिए एक वैद्य के पास जाता है और कहता है, वैद्य जी, मेरे पिताजी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। कृपया कोई अच्छी सी दवा दे दीजिए जिससे मेरे पिताजी ठीक हो जाएं। लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। आप पैसे मुझसे बाद में ले लीजिएगा। बिरजू, तुम अपने भाई मीठे से क्यों नहीं कहते कि वो अपने पिताजी का इलाज करवाए? वैद्य जी, आपको क्या बताऊं? उसे पिताजी की हालत का पता है, लेकिन वो जानबूझकर पिताजी का इलाज नहीं करवा रहा है। बिरजू, तुम पैसों की कोई फिक्र मत करो और ये दवाई ले जाओ। इसे अपने पिताजी को दे देना। देखना, वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। बिरजू वो दवाई घर ले जाकर वो खिला देता है और खुद चारपाई पर लेट जाता है। अगली सुबह बिरजू काम की तलाश में गांव में निकलता है। शायद उसे कोई काम मिल जाए, लेकिन उसे कोई काम नहीं मिलता। वह अपने आप से कहता है, मुझे इस गांव में तो कोई काम नहीं मिला, लेकिन मैं हार नहीं मान सकता। मेरे पिताजी बहुत बीमार हैं और भैया ने भी मेरा साथ छोड़ दिया है। अब मुझे कुछ भी करके अपने लिए कोई काम ढूंढना पड़ेगा जिससे मेरा घर चल सके। क्यों ना मैं दूसरे गांव जाऊं और वहां जाकर काम ढूंढूं। वो चलते चलते एक जंगल से गुजरता है। बहुत थका हुआ होता है, इसलिए आराम करने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। तभी वहां पर एक खरगोश आ जाता है। अब तुम यहाँ क्या करने आ गए हो? जाओ यहाँ से, मुझे आराम करने दो। अरे दोस्त, मैं तुम्हें परेशान करने नहीं आया। मैं तो तुम्हें परेशान देखकर तुमसे तुम्हारी परेशानी पूछने के लिए आया हूँ। खरगोश को बोलते हुए देखकर बिरजू डर जाता है और कहता है, अरे वाह, तुम ये इंसानी आवाज में कैसे बोल सकते हो? मैंने तो आज से पहले कभी नहीं देखा कि कोई खरगोश इस तरह बोलता हो। तुम एक सच्चे मन वाले इंसान हो, इसलिए तुम मेरी आवाज सुन सकते हो। तुम मुझे बताओ कि तुम्हारी क्या समस्या है। इसके बाद बिरजू अपनी सारी घटनाएं जो उसके साथ हुई वो उस खरगोश को बता देता है। बिरजू, अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा और तुम्हें इस परेशानी से निकाल दूंगा। मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ और तुम मेरी परेशानी कैसे दूर करोगे, ये बताओ। अगर तुमने इस जंगल से मेरा बच्चा ढूंढकर मुझे दे दिया तो मैं तुम्हें एक ऐसी जगह ले जाऊंगा जहां बहुत सारा धन है, जिससे तुम बहुत अमीर हो जाओगे। बिरजू और वो खरगोश जंगल में ढूंढ ढूंढ कर थक जाते हैं, लेकिन उन दोनों को खरगोश का बच्चा कहीं नहीं मिलता। इस पर बिरजू खरगोश से कहता है, दोस्त, मुझे लगता है तुम्हारे बच्चे को किसी बड़े जानवर ने मार दिया है या फिर किसी इंसान ने उसका शिकार कर लिया है। दोस्त, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? मेरे बच्चे को कुछ नहीं हो सकता। जहां एक तरफ ये सब बातें चल रही थीं, वहीं दूसरी ओर बिरजू के पिताजी उसका इंतजार कर रहे थे। रामू काका पूरे गांव में बिरजू को ढूंढते हैं, लेकिन उन्हें बिरजू कहीं नहीं मिलता। तभी रामू काका को उनका दूसरा बेटा मीठा दिखाई देता है। वह उसके पास जाकर उसे सब कुछ बताते हैं। अगर वो घर नहीं आया तो मैं क्या करूं पिताजी? मुझे अब आप लोगों से कोई मतलब नहीं है।
ये तू क्या कह रहा है मीठे? भले ही हम अलग हो गए हैं, लेकिन वो तेरा भाई है। मुझे आप लोगों से कोई मतलब नहीं है और न ही मुझे आपसे कोई रिश्ता रखना है। अगली सुबह बिरजू जब जंगल में खरगोश के बच्चे को ढूंढ रहा था, तभी उसे एक गुफा दिखाई देती है। वो अपने आप से कहता है, ये गुफा तो बहुत ज्यादा ही खतरनाक लग रही है, लेकिन ये भी हो सकता है कि इसके अंदर उस खरगोश का बच्चा हो। भगवान का नाम लेकर मैं अंदर जाता हूँ और देखता हूँ। बिरजू जब उस गुफा के अंदर जाता है तो एक अलग किस्म का दृश्य देखता है और देखकर हैरान रह जाता है। वो देखता है कि पूरी गुफा सोने और चांदी से भरी हुई है। बिरजू ये दृश्य देखकर चौंक जाता है। बाप रे बाप, ये मैं क्या देख रहा हूँ? कहीं ये कोई सपना तो नहीं है? इतना सारा धन। इतने में खरगोश भी वहां आ जाता है और बिरजू से कहता है, बिरजू, ये कोई सपना नहीं है, ये हकीकत है और तुम इस इनाम के असली हकदार हो। इतना कहने की देर थी कि उसके बाद वो खरगोश एक राजा के रूप में प्रकट हो जाता है। बिरजू राजा को देखकर डर जाता है और कहता है, महाराज, ये क्या हो रहा है? आप यहाँ कैसे? और वो खरगोश? बिरजू, वो कोई खरगोश नहीं था, वो मैं ही था जो एक राजा के रूप में था। और ये तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा थी जिसे तुमने पास कर ली है। अब तुम यहाँ से जितना चाहो धन ले जाओ। बिरजू वहां से धन लेकर अपने गांव अपने पिताजी के पास आ जाता है और उन्हें सारा वाकया बताता है, जिससे उसके पिताजी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और हमारी इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।